वेलकम टू सीबीसी वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेडेड साइंस का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.4 हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर के अलग अलग स्टेट्स में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्टिविटी 7.8 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब पहले यहाँ पर हम सेफ्टी फर्स्ट देख लेते हैं। डू नॉट टच पोटेशियम परमैग्नेट विद योर हैंड्स। तो पोटेशियम परमैग्नेट को आपको अपने हाथ से टच नहीं करना है। आप स्पून या स्पैचुला का यूज कर सकते हो उसको हैंडल करने के लिए। आपको एक ग्लास टम्बलर ले लेना है जिसके अंदर वाटर हो, कुछ ग्रेन्स यानी कुछ दाने पोटेशियम परमैग्नेट के उसके अंदर डाल देने हैं। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो एक ग्लास में मैंने वाटर ले लिया है और अब मैं इसमें कुछ ग्रेन्स पोटेशियम परमैग्नेट के डालूंगा। यहाँ आप देख सकते हो ये जो पोटेशियम परमैग्नेट है इस साइज में कितना छोटा है। तो इसे अब मैं वाटर के अंदर डालूंगा। अब कुछ टाइम के बाद आपको यह ऑब्जर्व होगा कि जो पोटेशियम परमैग्नेट के ग्रेन्स हमने डाले थे वो नीचे की तरफ फैल गए और थोड़ी देर बाद पिंक कलर ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो बेसिकली वो पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स हैं जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये पोटेशियम परमैग्नेट के ग्रेन से टकरा के उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेके पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड कर रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हो पिंक कलर ऊपर की तरफ भी आना शुरू हो गया है। तो बेसिकली जो पिंक कलर है वो पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स हैं जिनको वाटर स्प्रेड कर रहा है। ये देखो एक स्ट्रीक आपको यहाँ देखने को मिल रही है, एक लाइन जैसी आपको ऊपर बनते हुए दिख रही है। ये कैसे बनी? पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स अपने से मूव नहीं कर सकते, लेकिन वाटर के जो पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं। वही टक्कर मार मार के यहाँ से पार्टिकल्स लेकर ऊपर की तरफ गए। तो इस पूरे प्रोसेस को होने में कुछ टाइम लग जाएगा, 5-10 मिनट। तो थोड़ा वेट करोगे तो ऐसी चीजें आपको ऑब्जर्व होती रहेंगी, ऐसे ऐसे लाइन बनते हुए ऊपर की तरफ उठते दिखेगी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा पोटेशियम परमैग्नेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इस वाटर के अंदर फैलते जाएंगे और ये जो वाटर है वो पिंक कलर का होता चला जाएगा। तो चलो 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। इनिशियली यू विल सी सम स्ट्रीक्स ऑफ पिंक कलर स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द ग्रेन। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ स्ट्रीक्स यानी एक लाइन बनती हुई दिखेगी पिंक कलर की, जो कि ग्रेन से स्प्रेड हो रही होगी, फैल रही होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंटायर बल्क ऑफ वाटर विल एक्वायर अ यूनिफॉर्म पिंक कलर। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो पूरा बल्क ऑफ वाटर है यानी पूरा जो वाटर का वॉल्यूम है, जो कंटेंट है वाटर का, वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो 1 घंटा बीत चुका है और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा वाटर है वो काफी ज्यादा डार्क पिंक कलर का हो चुका है। मतलब पोटेशियम परमैग्नेट के जो ग्रेन्स थे उनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकलते निकलते अब पूरी तरह से वाटर में फैल चुका है। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपेंस बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो कांस्टेंट मोशन में है, लगातार मूव कर रहे हैं, वही अपनी वाटर की स्पेस के अंदर ही। फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट फ्रॉम इट्स ग्रेन। पहले क्या करते हैं, जैसे पोटेशियम परमैग्नेट का ग्रेन हमने डाला उसके अंदर, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पोटेशियम परमैग्नेट के ग्रेन के पास जाते हैं, उससे टकराते हैं, टच करते हैं और पोटेशियम परमैग्नेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको पुल करते हैं, खींचते हैं ताकि वो ग्रेन से अलग हो जाए। एंड लेटर दे हिट दीज पार्टिकल्स सो दैट दे गेट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। और जब एक बार पोटेशियम परमैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेन से अलग हो जाते हैं तो यही जो वाटर के पार्टिकल हैं वो इनको हिट करते हैं और पूरे लिक्विड के अंदर फैला देते हैं। पोटेशियम परमैग्नेट के जो पार्टिकल हैं वो अपने से मूव नहीं कर सकते। अगर ऐसे आप बाहर रख दो तो उसके पार्टिकल ना तो अपने से अलग होंगे ना मूव करेंगे, या ऐसे अपने से उड़ने लगे, फैलने लगे। ऐसा क्या होता है कि पानी में जाने के बाद वो फैलने लगते हैं और पूरी तरह से पानी के अंदर वो फैल गए। तो ये काम वाटर के पार्टिकल ने किया, क्योंकि वाटर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उन्होंने ही इनको पुल किया और टक्कर मार मार के सब जगह फैला दिया। In the case of many substances, the constituent particles are held together strongly that the water particles are unable to pull these out. Such substances like sand are insoluble in water. तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि सैंड क्यों सॉल्युबल नहीं होती। यहाँ देखो रीज़न दिया भी हुआ है कि ऐसे भी बहुत से सब्सटेंस होते हैं जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करे होते हैं और इस तरह से होल्ड करे होते हैं कि जो वाटर के पार्टिकल है वो उनको पुल नहीं कर पाते, उनके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पाते। जो पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पाएंगे तो पूरे जो लिक्विड है उसके अंदर फैला नहीं पाएंगे, और जब फैला नहीं पाएंगे तो वो जो सॉलिड है जैसे सैंड हमने लिया वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो सैंड है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट की तरह आप सोचो, ट्राई इट योरसेल्फ, अपने से ट्राई करो। 3 आपको साफ सुथरे ग्लास टम्बलर ले लेने हैं। एक में आपको गर्म पानी डाल देना है, दूसरे वाले में आपको ऐसा वाटर लेना है जो कि रूम टेम्परेचर पे हो यानी नॉर्मल टेम्परेचर हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो।
और तीसरे वाले टम्बलर के अंदर आपको आइस कोल्ड वाटर लेना है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। ड्रॉप अ स्मॉल ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ईच ऑफ देम। अब हर एक ग्लास के अंदर एक छोटा दाना पोटेशियम परमैंगनेट का डाल देना है। ध्यान से देखो और कंपेयर करो, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। ये 3 बीकर में मैंने वाटर ले लिया है। लेफ्ट वाले में हॉट वाटर है, मिडिल वाले में नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर वाला वाटर है और राइट साइड वाले में कोल्ड वाटर है। अब तीनों में एक एक ग्रेन पोटेशियम परमैंगनेट का हम डाल देंगे। ये देखो तीनों में एक एक ग्रेन मैंने डाल दिया है। जैसा कि आप यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो हमारा हॉट वाटर है उसके अंदर ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये काफी तेजी से डिसॉल्व हो रहा है, बहुत तेजी से ये फैल रहा है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, उसमें इससे कम, और सबसे कम कोल्ड वाटर के अंदर आपको यानी डिसॉल्व होने की जो स्पीड है वो काफी कम आपको दिख रही होगी। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो हॉट वाटर है उसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो गए हैं। वही जो रूम टेम्परेचर वाला वाटर है यहाँ पर उससे थोड़ा कम, और सबसे कम जो पार्टिकल्स स्प्रेड हुए हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हॉट वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो फास्ट मूव कर रहे हैं, तभी इतना फैल गए हैं। रूम टेम्परेचर में उससे कम, और सबसे कम कोल्ड वाटर के अंदर इनकी स्पीड है, ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर पा रहे, इसलिए ज़्यादा फैल नहीं पाए, उसी जगह पर ही है ये देख सकते हो हॉट वाटर के अंदर ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। स्पीड फास्ट है, नीचे फैल गए, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर में यही चीज़ आपको रूम टेम्परेचर वाले में भी ऑब्जर्व होगी और उसके बाद कोल्ड वाले में। तो कुछ टाइम बीत चुका है और आप देख सकते हो जो हॉट वाटर है उसके अंदर पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुके हैं, और जो रूम टेम्परेचर वाला वाटर है उसके अंदर अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ चुके हैं। कोल्ड वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल अभी कम स्प्रेड हुए हैं एज कंपेयर टू दीज 2 बीकर्स। Water particles move faster in hot water compared to water at room temperature and even slower in ice cold water. अब देखो होता ये है कि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो हॉट वाटर के अंदर बहुत फास्ट मूव करते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है उसके पार्टिकल जिस स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे उससे ज़्यादा स्पीड से वो पार्टिकल जो कि हॉट वाटर के अंदर है वो मूव करते हैं। वहीं आइस कोल्ड वाटर की बात कर लें तो इसमें तो रूम टेम्परेचर में जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उससे कम उनकी स्पीड होती है, यानी बहुत धीरे धीरे इनके पार्टिकल मूव करते हैं। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का मोशन उतना ही फास्ट होगा। तो हॉट वाटर है तो बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे है तो उससे कम, आइस कोल्ड वाटर के अंदर बहुत कम, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। एज अ रिजल्ट द पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड्स द फास्टेस्ट इन हॉट वाटर, लेस क्विकली इन वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड द स्लोएस्ट इन आइस कोल्ड वाटर। इसी वजह से जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा फास्ट स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि स्प्रेड कराने का काम किसका है, वाटर के पार्टिकल का है ना। अगर वाटर के पार्टिकल तेज़ तेज़ मूव करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं उनको जल्दी फैला देंगे, जल्दी स्प्रेड कर पाएंगे। अगर इनकी स्पीड कम होगी जैसा कि रूम टेम्परेचर में है और उससे कम जो कि आइस कोल्ड वाटर के अंदर है, तो बहुत धीरे धीरे मूव करेंगे, तो बहुत धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल को स्प्रेड कर पाएंगे। हैज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड। तो पार्टिकल के जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, नहीं उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ट्राई टू डिपिक्ट इट बाय ड्राइंग अ डायग्राम। तो इसको एक डायग्राम से डिपिक्ट करने की कोशिश करो। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम आप बना सकते हो। अब ये कह रहा है हाउ कैन वी डिमॉन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। अब गैस के पार्टिकल के मूवमेंट को हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, कैसे करके दिखाएंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल को तो हम देख ही नहीं सकते। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ देख के ही नहीं होता, बल्कि सुन के, सूंघ के, टेस्ट करके, कई तरीके हैं। तो चलो और भी तरीके से हम चेक करते हैं। एक्टिविटी 7.9 लेट अस फाइंड आउट। चलो पता लगाते हैं। एक अगरबत्ती को रूम के कॉर्नर पे आपको जला देना है। कुछ टाइम के लिए वेट करो और ऑब्जर्व करो। डू यू नोटिस द फ्रेगनेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर आप कुछ दूरी पे खड़े हो, मान लो एक कोने पे कमरे के आपने अगरबत्ती जला दी, दूसरे कोने पे आप खड़े हो, कुछ टाइम के बाद देखोगे आपको महक आने लगेगी। व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज बर्न इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, इनिशियली द फ्रेगनेंस इज फेल्ट ओनली अराउंड द इंसेंस स्टिक। जब अगरबत्ती को जलाया जाता है रूम के एक कॉर्नर पे, तो स्टार्टिंग में उसकी जो महक है वो अगरबत्ती के आसपास ही रहती है। शॉर्टली यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस थ्रू आउट द रूम, लेकिन थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में उसकी महक आप सूंघ सकते हो। दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द फ्रेगनेंस स्प्रेड फिलिंग द एंटायर रूम। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फ्रेगनेंस के पार्टिकल हैं, यानी महक के जो पार्टिकल हैं जो कि अगरबत्ती में थे, वो फैल गए और पूरे रूम के अंदर वो भर गए। इसलिए अब रूम में कहीं पर भी जाओ महक आएगी।
दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये शो कर रहा है कि जो एयर के पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। द एयर पार्टिकल्स हिट द पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगनेंस एंड हेल्प देम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। तो जैसे लिक्विड काम करता था ना, अब गैस भी वही काम कर रही है। अगरबत्ती के अंदर जो फ्रेगनेंस के पार्टिकल हैं, महक के जो पार्टिकल्स हैं, वो अपने से मूव नहीं कर सकते, लेकिन एयर क्योंकि मूव कर रही है तो एयर के पार्टिकल्स इस फ्रेगनेंस के पार्टिकल से टकराएंगे, उनको पुल करेंगे, खींच के वहां से अलग करेंगे और फिर टक्कर मार मार के पूरे रूम के अंदर फैला देंगे। ओ नाउ आई नो व्हाई एंड हाउ द फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम रीचेस अस। तो अब मुझे समझ में आ गया कि परफ्यूम की महक जो है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। तो जैसे आप परफ्यूम लगाते हो तो एयर के पार्टिकल टकराते हैं और टकरा के जो परफ्यूम के पार्टिकल हैं, जो फ्रेगनेंस वाले पार्टिकल हैं, उनको वो आसपास फैला देते हैं। इस तरह से आपके आसपास कोई होगा तो जो परफ्यूम आपने लगाया उसकी महक उसको आएगी। कैन यू शेयर अ फ्यू अदर रियल लाइफ सिचुएशन वेयर यू हैव एक्सपीरियंस द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। क्या इसी तरह से कोई रियल लाइफ सिचुएशन आप शेयर कर सकते हो जहां आपने गैस के पार्टिकल्स के मूवमेंट को एक्सपीरियंस किया हो, यानी उसके इफेक्ट को फील किया हो। अब जैसे घर में खाना बन रहा हो और आप किचन के पास से गुजरो तो आपको महक आती है कि नहीं। इनफैक्ट अगर कुछ बढ़िया सा बनना हो और अपने रूम में बैठे हो तो महक आ जाती है, अरे यार कुछ बढ़िया बनना लग रहा है। तो वो महक आप तक कैसे पहुंची। फूड के अंदर जो फ्रेगनेंस के पार्टिकल थे, महक के पार्टिकल थे, एयर ने उनको पुल आउट किया, खींचा और उसको लेके सब जगह फैला दिया, इसीलिए वो महक आप तक पहुंच पाई। इवन इसको हम डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जब हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां हिलती है ना, तो वो क्यों हिल रही है, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर में बेसिकली जो गैस प्रेजेंट है, वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो लीव से टकरा रहे हैं, या जिस चीज से भी टकराएंगे उसको हिट करेंगे, वो मूव करने लगेगी। इसीलिए जो हवा चलती है तो पत्ती या और भी जो चीजें हैं वो मूव करने लगती। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एवर हर्ड ऑफ, क्या इसके बारे में आपने सुना। द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेनी एवरीडे प्रोसेसेस। अभी जो पार्टिकुलेट नेचर है मैटर का, कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रोजाना की जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वॉश क्लोथ्स स्टेन्ड विद ऑयल यूजिंग सोप, numerous soap particles surround the oil particles on the fabric. One end of the soap particle attaches to the oil and the other mixes with the water, thus helping lift the oil off and wash it away. अगर मान लो कपड़े पे कोई तेल वगैरह गिर गया तो उसको आप क्या करोगे, धोगे। तो धोने में क्या करते हैं, हम साबुन लगाते हैं। तो होता ये है कि बहुत सारे सोप के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के पार्टिकल को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अब सोप के पार्टिकल का एक जो एंड है, एक जो किनारा है, वो ऑयल के साथ अटैच हो जाता है और दूसरा वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो जब पानी से हम धोते हैं, चलिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ कि जैसे मान लो एक क्लॉथ की सरफेस है और यहाँ पर इस कपड़े पे ऐसे ऑयल लगा हुआ है। ऑयल जो है वो उस कपड़े के साथ चिपका हुआ है। आप सिंपल पानी बहाओगे तो ये अलग नहीं होगा। तो क्या करें, इसीलिए हम सोप का यूज़ करते हैं। तो जब साबुन से रगड़ेंगे तो सोप के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, उसका एक एंड ये ऐसे होता है। तो सोप पार्टिकल का एक जो एंड है वो इस ऑयल के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो सब जाके ऐसे अटैच हो जाते हैं। और दूसरा वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर बॉल वाला जो आप देख रहे हो, ये वाटर के साथ टच में रहता है। अब साबुन रगड़ने के बाद जब पानी से धोएंगे तो होगा ये कि सोप के पार्टिकल का वो हिस्सा जो पानी से कनेक्ट है वो पानी के साथ बहेगा, लेकिन दूसरा हिस्सा ऑयल के साथ अटैच हो चुका है। तो जब सोप के पार्टिकल बहेंगे तो वो ऑयल को अपने साथ खींच ले जाएंगे। तो सोप के पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऑयल को अपने साथ लेके बह जाएंगे। तो ये पूरी कहानी होती है। इस तरीके से जो कपड़ा है वो साफ हो जाता है। खैर इसकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि सोप के जो पार्टिकल हैं उसका एक एंड ऑयल के साथ अटैच हो जाता है और दूसरा जो एंड है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और जब साबुन लगाने के बाद कपड़ा धोएंगे तो वो सोप का जो पार्टिकल है वो पानी के साथ बहेगा, क्योंकि एक हिस्सा तो उसका पानी के अंदर है तो पानी उसको बहा के ले जाएगा, लेकिन दूसरा हिस्सा तो वो जाकर ऑयल के साथ अटैच हो गया है तो ऑयल को भी अपने साथ खींच ले जाएगा। तो ऑयल निकल गया, साफ हो गया कपड़ा। Based on our learning from the chapter, we can say that matter is made up of small particles which are held together by force of attraction. तो इस चैप्टर में जो चीज़ हमने सीखी उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जो एक दूसरे को होल्ड करे होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन दियर थर्मल दैट इज हीट एनर्जी। अब पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है उसकी स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करेगी कि वो पार्टिकल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, और पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस पर डिपेंड करेगी कि उन पार्टिकल्स के पास कितनी थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी है। हमने देखा था ना, जितनी एनर्जी हम देंगे पार्टिकल उतना ही दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे तो फोर्स उनकी कमज़ोर हो जाएगी। तो वो पार्टिकल जिनके पास थर्मल एनर्जी कम है यानी हीट एनर्जी कम है
तो उनके बीच की डिस्टेंस भी कम होगी, और बीच की डिस्टेंस कम होगी, करीब करीब है, तो अट्रैक्टिव फोर्स की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। Thus it is the thermal energy of the particle that determines the physical state of matter। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की जो थर्मल एनर्जी है वो डिटरमाइन करेगी मैटर का फिजिकल स्टेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये तो सेकेंडरी चीज है, ये खुद थर्मल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, थर्मल एनर्जी को अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा होगी, और डिस्टेंस कम ज्यादा होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स कम ज्यादा होगी। तो मेनली किस पे डिपेंड हो रहा है? थर्मल एनर्जी पे। सॉलिड स्टेट में जो थर्मल एनर्जी है पार्टिकल की वो लो होती है, तो एनर्जी लो रहेगी तो क्या होगा? सो दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर, वो करीब करीब रहेंगे, क्योंकि एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाएगी तो भाग जाएंगे, यानी वो करीब फिर ना रहेंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो अगर चाहते हो आज़ाद ना रहें, करीब करीब रहें, तो उसके लिए थर्मल एनर्जी का लो होना ज़रूरी है। कम ताकत रहेगी तो बैठे रहेंगे वहीं पर। तो इस तरीके से आप याद रखना। अभी जैसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप सोचोगे यार थर्मल एनर्जी कम ज़्यादा क्या है कहानी। ऐसे सोचो, अगर एनर्जी कम होगी तो ज़्यादा भाग ही नहीं पाओगे, करीब करीब दुबक के बैठे रहोगे। तो वही बात है, अगर थर्मल एनर्जी पार्टिकल की कम है तो पार्टिकल्स करीब करीब रहेंगे, और अगर पार्टिकल्स करीब करीब रहेंगे तो वो एक्सपीरियंस करेंगे स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स। दिस रिस्ट्रिक्ट्स देयर मोशन टू ओनली स्मॉल वाइब्रेशन। इसकी वजह से इनका जो मोशन है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, मतलब इधर तो मूव नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा वाइब्रेशन हो सकता है। At the melting point, the thermal energy is used to overcome the attractive forces between particles, allowing the solid to change into a liquid। अब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? देखो, जैसा कि ऊपर हमने देखा कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की जो थर्मल एनर्जी है वो लो होती है। जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी कि नहीं, यानी उसको थर्मल या हम कह सकते हैं हीट एनर्जी मिलेगी कि नहीं। तो एनर्जी जब मिलेगी पार्टिकल को तो थर्मल एनर्जी का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा कि नहीं। तो जब पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उस एनर्जी का यूज करके वो उनके बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर देंगे। ओवरकम का मतलब काबू पा लेना, हरा देना। तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है जो ये चाहती है कि पार्टिकल्स करीब करीब रहें, दूर ना भागने पाएं। लेकिन क्योंकि पार्टिकल्स को हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, थर्मल एनर्जी हाई हो गई है, तो उस एनर्जी का यूज करके कि भैया अब हमारे पास ताकत आ गई है, अब तुम हमको करीब नहीं रख सकते, तो जो करीब रखने वाली फोर्स एक्ट कर रही थी उसको वो ओवरकम कर देंगे, उसको हरा देंगे कि भैया अब हम दूर जा सकते हैं। और इस तरह से जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है जब थर्मल एनर्जी उसकी हाई होती है। यानी मेल्टिंग पॉइंट पे जो थर्मल एनर्जी है वो इतनी होती है कि सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज कर दे। एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशंस। अब थर्मल एनर्जी हाई हो गई है, उस एनर्जी का यूज करके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ओवरकम हो गई है, उस पर काबू पा लिया गया है, उसको हरा दिया गया है। अब फोर्स कमजोर पड़ गई है तो पार्टिकल्स दूर दूर भाग सकते हैं कि नहीं, तो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ के वो दूर चले जाएंगे। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीजेस स्लाइटली। तो जब पार्टिकल मूव कर सकते हैं तो थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो पहले जो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस थी सॉलिड स्टेट में, अब जब लिक्विड बन गया तो उस केस में जो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई, थोड़ा सा इंक्रीज होती, बहुत ज्यादा नहीं। रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज टू अ लेवल दैट अलाउज द पार्टिकल्स टू मूव अराउंड। और जैसे हमने देखा कि पार्टिकल जितना दूर जाएंगे जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ उतनी कमजोर हो जाएगी। तो जब पार्टिकल दूर गए तो फोर्स भी कम हो गई, और फोर्स कम होते होते इस लेवल तक पहुंच आती है कि अब पार्टिकल्स मूव अराउंड कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, दो स्टिल विद इन अ लिमिटेड स्पेस। अब मूव कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाग जाए कहीं, दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बल्कि एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही। इसीलिए लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, क्योंकि उसकी एक लिमिटेड स्पेस होती है, पार्टिकल उसी के अंदर मूव कर सकते हैं, वो स्पेस कम ज्यादा नहीं होती। In the gaseous state, the particles have enough energy to overcome the force of attraction between them and move freely in all directions। अब गैसियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर सकें, पूरी तरह से काबू पा लें और किसी भी डायरेक्शन में आज़ादी से मूव कर सकें। मतलब गैसियस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स ऐसा नहीं किसी लिमिटेड स्पेस के अंदर ही मूव कर सकते हैं जैसा कि लिक्विड के अंदर था, बल्कि ये कहीं भी जा सकते हैं। कोई गैस का पार्टिकल बिल्कुल छोड़ के दूर ही जा सकता है, जहां मर्जी आए वहां निकल जा सकता है। You will learn more about these particles that constitute matters in higher grades। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या क्या हैं, कैसे होते हैं, जैसे कि छोटा सा एक आइडिया हमने देखा था कि ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और भी होते हैं, अभी दो ही आपको दिया है, तो इसकी डिटेल आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। तो बेसिकली इन दो पैराग्राफ में जो हमने देखा उसको थोड़ा सा मैं फ्लो डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। देखो, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स की जो थर्मल एनर्जी है वो लो होती है। एनर्जी लो रहेगी तो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेस रहेगी, कम रहेगी, यानी पार्टिकल्स करीब करीब रहेंगे। और जब पार्टिकल्स करीब रहेंगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो पाएगी, तो फोर्स यानी वही अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं, ये हाई रहेगी। जब सॉलिड को हम हीट करेंगे तो मेन चीज़ जो होती है वो ये कि इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो लो से हो जाती है हाई,
यानी मेन चीज जो स्टेट डिसाइड करता है वो है थर्मल एनर्जी। सॉलिड स्टेट में लो थी, अब हाई हो चुकी है, यानी लिक्विड स्टेट में जो थर्मल एनर्जी है वो हाई है। अब ये बताओ, अगर थर्मल एनर्जी हाई हो जाएगी, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ जाएगी, तो पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे। जब वो मूव करेंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो पहले लेस थी, कम थी, पार्टिकल्स करीब करीब थे, अब मोर हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी यानी पार्टिकल दूर हो गए, तो फोर्स क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, या लेस कुछ भी कह सकते हैं, यानी फोर्स कम हो जाएगी। जब फोर्स कम हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड स्पेस में। अब फर्दर अगर हम हीट सप्लाई करते जाएंगे तो ये जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस केस में जो थर्मल एनर्जी है वो और हाई हो जाएगी, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। तो याद रखना, थर्मल एनर्जी लो तो डिस्टेंस कम, लेकिन फोर्स हाई। लेट अस रैप अप। चलो बोरिया बिस्तर लपेट लेते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। पार्टिकल नेचर ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पार्टिकल का क्या नेचर होता है तीनों स्टेट के अंदर, चलो उसके बारे में जानते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड की अगर बात कर लें तो यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम होती है, यानी पार्टिकल के बीच में जो दूरी है वो कम होती है। लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। वही गैस में जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा। देखो पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है कि नहीं, तो ये इंटर पार्टिकल स्पेसिंग की बात हो गई। फिर पार्टिकल्स कितना पैक रहते हैं उसके बारे में बात कर लें। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा करीब करीब रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स आर लिटिल लूजली पैक्ड देन इन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये लूज रहते हैं। वही गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स फ्री रहते हैं, बिल्कुल आज़ाद है, कहीं भी जा सकते हैं। लिक्विड में बिल्कुल आज़ादी नहीं होती, ये भी पैक्ड रहते हैं लेकिन लूजली, ढीले ढाले, थोड़ा इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड के केस में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, कम रहता है। वही गैसियस में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। और कितना कम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। मतलब ऐसे मान लो कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट ही नहीं कर रही, तभी तो जो पार्टिकल चाहे वहाँ मूव कर जाए। अब सॉलिड के अंदर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर मूवमेंट होता है, सिर्फ वाइब्रेशन होता है, अपनी पोजीशन में बस हिलेंगे थोड़ा बहुत कुछ। वहीं लिक्विड के केस में मूवमेंट होता है पार्टिकल का, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होता है लिमिटेड स्पेस में। भैया इतनी जगह है, इसी में भाग दौड़ लो, इससे बाहर मत जाना। और गैस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल अवेलेबल स्पेस, जहां भी जगह मिले पार्टिकल वहां मूव कर जाएगा। स्नैपशॉट्स। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर बना होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके। अभी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को होल्ड करे होते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सॉलिड में, थोड़ा सा कमजोर होती है लिक्विड में, और सबसे कमजोर होती है गैसेस में। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज। सॉलिड का जो शेप और साइज है वो फिक्स होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होती है, एक बात तो ये। दूसरा, इंटर पार्टिकल जो स्पेस होती है, जगह होती है, वो मिनिमम होती है, इसीलिए दबा के उनके पार्टिकल को करीब नहीं कर सकते। शेप नहीं चेंज हो पाएगा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो पाएगा, और कोई भी फ्री मूवमेंट नहीं होती कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। अब जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है लिक्विड में वो स्लाइटली वीकर होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट में वो मूव कर सकते हैं एक पार्टिकुलर स्पेस में, प्रोवाइडिंग देम विद अ लिटिल मोर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग। तो मूव कर सकते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जगह होती है, जगह होगी तभी ना मूवमेंट कर पाएंगे। इसीलिए जो लिक्विड है उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होता। यानी पार्टिकल मूव कर सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में। वही जो लिमिटेड स्पेस है वही उसका वॉल्यूम होता है कि भैया इसी के अंदर मूव कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाता हो सब जगह फैल जाता, उसी स्पेस के अंदर रहता है, वही स्पेस उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन क्योंकि इधर उधर मूव कर सकता है तो कंटेनर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, यानी उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता लिक्विड का। वहीं जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है गैसेस के अंदर वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इसी वजह से जो पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से फ्री होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो मैक्सिमम होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इसी वजह से जो गैसेज हैं उनका ना ही कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कोई वॉल्यूम है। यानी ऐसा नहीं होता कि इसी के अंदर मूव कर सकते हैं, यही जगह है, कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो जितनी स्पेस मिलेगी उतने फैल जाएंगे, यानी उतना ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और जहाँ जगह मिलेगी उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, तो उनका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता। ठीक है, तो ये पूरी बात इस चैप्टर के अंदर थी।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।